निहाल अहमद मरे दम तक जनता दल के थे, तो हम अपने लीडर का फ़ोटो लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं, हक रखते हैं। अब ठीक है, कोई अब्बा या शौहर के नाम से अगर उनका फ़ोटो का इस्तेमाल करता है और उनके फ़ोटो के इस्तेमाल से अगर 10-5 लोग ज़्यादा उनके पास जमा हो जाते हैं तो अच्छी बात है। हमारे लीडर को फ़ायदा वहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले। यहाँ तो खैर हम अकीदत में लगाए हैं, उनसे फ़ायदा लेने के चक्कर नहीं है हमारा ये है कि भाई वो पार्टी के थे इसलिए हम उनको लगाए फ़ोटो। लेकिन वो लोग जो लगाते हैं तो वो तो उनको कैश कर रहे हैं, वो चेक है उनके पास, वो कैश करते रहते हैं। मोहम्मद सुफियान अब्दुल गफ्फार सैफ परिवार के अहम जिम्मेदार, इनको मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर के नायब सदारत का ओहदा दिया गया है। ये मुमकिना तौर से मुमकिन है इनके घराने से कोई ना कोई उम्मीदवार मोमिनपुरा वार्ड से खड़ा होगा इंशाअल्लाह। मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमारे जो अखबारी मीडिया नुमाइंदे हैं, हमारे साथी दोस्त हैं, कहीं ना कहीं से हमारा हर किसी से घराना संबंध और ताल्लुक़ है। तो मैं चाहता था कि यार एक टाइम सब साथ में बैठे उठें और पार्टी कार्यकर्ता की क्या है वो सब भी बता दे साथ में। तो मालेगांव शहर में जनता दल सेकुलर निहाल साहब के क़यादत में चल रही थी। गुज़िश्ता साल मालेगांव के जनता दल के लोगों ने जनता दल छोड़ दिए और महाराष्ट्र में ऐसा तासुर दिया गया कि पूरे महाराष्ट्र में जनता दल खत्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी नासिक, बॉम्बे, भिवंडी, पूना, नांदेड़ और बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में पार्टी फल रही है, फूल रही है और है आज भी। तो किसी के जाने से कोई पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ऐसा नहीं है। तो बॉम्बे के अंदर जो पार्टी के जिम्मेदारों ने हैं उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप आइए पार्टी की जिम्मेदारी को संभालिए। पार्टी की जिम्मेदारी हम संभाले, लेकिन उस दौरान ऐसा हुआ कि मेरे घर में कुछ घरेलू मसाइल थे, ख़ास तौर से मेरी बीवी का। वो कुछ बीमार रहा करती थी, फिर 9 जून को उसका इंतकाल भी हो गया। तो उसमें बीमारी और मैयत के उसमें थोड़ा सा मैं 4-6 महीना थोड़ा कन्फ्यूज़न में था, या कहना चाहिए थोड़ा शौक में था, तो पार्टी की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। लेकिन अभी हमारे साथियों ने कहा कि भाई ये जमूत को तोड़ा जाए, तो आज से जमूत तोड़ रहे हैं हम। और पार्टी के ज़रिए ख़ास तौर से मालेगांव शहर में जो बच्चों का निवाला खाने वाले लोग हैं, आंगनवाड़ी, उसके आंगनवाड़ी की मार्फत उस इलाके की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो सुविधाएं आती है सरकार की तरफ से, जो आंगनवाड़ी के बहुत सारे लोग खा जाते हैं या ठेकेदार जो है वो खा जाता है और उन तक पहुंच नहीं पाता, उसके लिए ख़ास तौर से हमें लड़ाई शुरू करना है। स्कूल के बच्चों को खिचड़ी जो है मेयारी नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग चीख पुकार करें खिचड़ी के बारे में, लेकिन खातिर ख्वाह कोई नतीजे पर पहुँचे नहीं है। 4 दिन चिल्लाया, उसके बाद खामोश हो गए। लेकिन जनता दल पूरा शहर देखेगा कि खिचड़ी के मुतालिक हम आखिर तक लड़ाई करेंगे। उसके बाद जो है स्कूलों में जो लूट मार मची रहती है, कुछ असातिज़ा हैं जो 15 लाख 20 लाख रुपए बहुत सारे इंतज़ामिया को दिए हैं, और बहुत सारे लोग आज तक 6-6 साल 8-8 साल हो गए हैं, उनको नौकरी नहीं लगा सके। अभी एक स्कूल की रिपोर्ट ऐसी है कि वहाँ पर नौकरी लगी, परमानेंट हुआ, लेकिन वो कागजात भी बोगस है, नकली है, जिसका उनके ऊपर तलवार लटक रही है, कभी भी वो निकाले जा सकते हैं। और बोगस कागजात के ज़रिए फ़र्क की रकम ली गई, और जो लोग चेयरमैन नहीं है, स्कूल के कुछ नहीं है, वो धांधली से, दादागिरी से उस स्कूल में घुसकर
पुलिस की मदद से ताकत के बल पर वहाँ घुसकर अपने बाप के दाखिल बड़े भाई को धक्का मारकर उस स्कूल में घुसे हैं। उस स्कूल के जो 11 टीचरों का जो फ़र्क की रकम है वो भी इन लोगों ने ले लिया है। जो लोग मालेगांव शहर में बड़ी धूम मचा रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, जो लोग दबदबे की बात करते हैं वो टीचरों को दबा रहे हैं। वो लड़ाई भी हमें लड़ना है। और उस स्कूल के अलावा दीगर स्कूलों में जो इंतज़ामिया अगर पैसा खा लिया होगा और टीचर को नौकरी नहीं लगा रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं, अप्रूव नहीं ला रहे हैं, उसके खिलाफ भी पार्टी की तरफ से लड़ाई करना है। उसके अलावा मालेगांव शहर में आवाम के एकदम छोटे छोटे मसाइल हैं, इंतहाई छोटे छोटे मसाइल हैं। सबसे छोटा मसला है जन्म मृत्यु दाखिला लेने का। दाखिला लेने के लिए लोगों को 200 300 रुपये खर्च करना पड़ता है। तो इसका इंतज़ाम हमने पार्टी ऑफिस में किया है कि हम लोग मुफ्त में उनका रिजर्व फॉर्म भरेंगे। हमारा एक वर्कर उनका जन्म दाखिला लेकर आएगा और जिनका नाम नहीं लिखा है उसके किस तरीके से कानूनी तरीके से उनका कम से कम खर्च में वो जन्म दाखिला दिलाया जाए, वो हम काम करेंगे। मैयत के दाखिले में भी इसी तरीके के मामला था, वो भी हम करेंगे। राशन कार्ड में नाम बढ़ाने का अभी मुझको बताया गया कि 3000 रुपये एक आदमी ने मांगा था, एक राशन दुकानदार ने, सिर्फ राशन कार्ड में नाम बढ़ाने का। तो जब तक हम जैसे वर्कर, हम जैसे लोग इस तरीके की ऑफिसों में, राशन ऑफिसों में और जन्म मृत्यु दाखिले में के ऑफिसों में, कारपोरेशन में नहीं जाएंगे, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तब तक आवाम इसी तरह का लुटती पिटती रहेगी। 3000 रुपये राशन कार्ड में नाम बढ़ाने का, ये तो हैरत होती है मुझको सुनकर। 3000 रुपये लोग मांग रहे हैं। बाकायदा राशन दुकानदार ने मांगा है, मुझको रिपोर्ट यह है कि एक राशन दुकानदार ने मांगा है 3000 रुपये लाओ, मैं तुम्हारा नाम बढ़ा दूंगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। राशन दुकान, एक आदमी है, एक राशन कार्ड होल्डर है, उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, 10 साल का हो गया, 8 साल का, 4 साल का, 12 साल का, उसका नाम नहीं दाखिल होता। तो राशन ऑफिस जो है, FDO ऑफिस जिसे आमतौर से कहा जाता है, वहाँ पर जिस तरीके की आवाम के साथ में ज़्यादती हो रही है और एजेंट जिस तरीके से लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, इस लूट मार के खिलाफ भी हमारी पार्टी लड़ाई में, मैदान के जंग में कूदने वाली है। तीसरी जो अहम बात चल रही है मालेगांव शहर में, वो है बिजली की। बिजली के ताल्लुक से हमारे साथी भी वहाँ कुछ काम करते हैं, कुछ लोग आते जाते हैं, बहुत सारे बुनकर हमको मिलते हैं, बहुत सारे घर के लोग मिलते हैं। तो जो घर में कभी 300-200 रुपये बिजली का बिल आता था, आज वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार और कहीं कहीं 50-50 हज़ार रुपये बिल आते हैं। एक छोटा सा झोपड़ा अगर 10x20 का देखोगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पंखा, 2 लाइट है, उसमें भी 20-30 हज़ार रुपये बिल आते हैं। उसके अलावा कारखानेदारों को जो कानूनी तौर से मंजूर शुदा कारखाने हैं, कानूनी तौर से तामीर किए हुए कारखाने हैं, उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता, लोड ओवरलोड कहकर, जबकि जो उनके दलाल हैं, जो उनके एजेंट हैं, उनको बराबर बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। और एक और है जो मालेगांव शहर की आवाम जिसका जुर्माना भर रही है, बिजली के जो इस्तेमाल करने वाले जो जुर्माना भर रहे हैं, पावर हाउस के जिम्मेदारों, खासतौर से जो उनके CEO है मालेगांव, जो बिजली कंपनी के जो CEO हैं, मैं उनसे कहूँगा कि तुम और तुम्हारे कारिंदे इंतहाई अंधे अहमक है। मालेगांव में, मालदा शिवार और दरे गांव में बेशुमार प्लास्टिक कारखाने हैं जो किसी सियासी वर्कर को हफ्ता देते हैं। तुम्हारे बिजली जो है कंपनी की, और हफ्ता ले जाता है पार्टी का वर्कर, और वहाँ पर वहाँ का नुकसान तुम यहाँ के झोपड़ों वालों से वसूलते हो। ये बराबर नहीं है। तुमको हर चोर को पकड़ना होगा, और जो सीधे साधे लोग हैं, जो सही अंदाज में बिजली का बिल भरते हैं, उनको वो नुकसान की भरपाई उनसे ना वसूल की जाए। चोरों को तुम पकड़ते नहीं, तुम्हारे लोग पकड़ते नहीं, डरते हैं क्योंकि तुम उनको साथ देते हो। वो तुम्हारा साथ दिए कंपनी को मालेगांव में लाने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि अब वो तुम्हारे राजा हो गए। तुमको ये देखना चाहिए कि कौन चोर है, कौन नहीं चोर है। कि हम तो
सीधे सीधे ठेकेदारों के मार्फत खिचड़ी तैयार करने को ही खिलाफ है। स्कूली बच्चों को ठेकेदार मार्फत खिचड़ी तैयार करने के देने के ही खिलाफ है। क्यों? कि 100 ग्राम चावल मिलता है, 100 ग्राम कच्चा चावल एक बच्चे को मिलता है, उसमें पकाने के लिए पैसे मिलते हैं। अब जो सामान उनको दिया गया है कि ये तुम सामान डालो तरकारी में, खिचड़ी में, दाल चावल में, रोज़ाना का मेनू दिया गया कि इस दिन ये पकाओ, इस दिन वो पकाओ, तो कुछ पकाते नहीं। 100 ग्राम चावल जो है ना, उसका जो खिचड़ी पकाई जाती है उसमें 10-20 ग्राम दाल होती है। 100 ग्राम 10-20 ग्राम दाल होती है। सुनो तो ये जो दाल है जरा सी यानी इंतहाई, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में मैं कहता हूँ, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके घरों में भी इससे कहीं बढ़िया, कहीं ऊंची खिचड़ी तैयार होती है। रात की अगर बासी खिचड़ी खा के आएंगे ना, तो वो इससे बेहतर होती है जो ये ठेकेदार लोग देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि 100 ग्राम बेलज्जत खिचड़ी जब तैयार होती है, तो उस 100 ग्राम चावल के तैयार खिचड़ी जो है 5 बच्चे कम से कम खाते हैं। अब इनको 4 बच्चों का चावल बच गया, 4 बच्चों का पकाने का खर्च बच गया, ये सब इनको बचता है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जो है, हम यहाँ तक जाने वाले हैं कि सरकार खिचड़ी का ठेकेदारी बंद करे। बच्चों को 30 किलो, 30 दिनों का 3 किलो आता है ना, 3 किलो चावल दे 1 महीने का, और उसका जो पकाई का खर्च है उनके बैंक अकाउंट में डाल दे। कोई मालेगांव शहर में कोई ऐसा भूखा नहीं है। ये जो स्कीम शुरू हुई थी, मुझे याद पड़ता है कि तमिलनाडु के किसी देहात में कोई बच्चा रहता था और वो स्कूल जाता था, वो देहात से दूसरे देहात में जाता था, तो वो बच्चा जब स्कूल जाता था तो भूख से निढाल हो जाता था। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि भाई बच्चों को खाना तैयार करके दो। मालेगांव शहर कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाता है। अब वो देहात का बच्चा दूसरे देहात में जाता है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो बच्चा तो बच्चा होता है, वहाँ जाते आते उसको भूख लग जाती थी, इसलिए उसका तालीमी नुकसान होता था और भूख भी बहुत लगती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि बच्चों को खिचड़ी दी जाए। लेकिन हम कहेंगे कि मालेगांव में वो हालात नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र शासन ने खिचड़ी को मुकम्मल तौर से बंद करना, चावल बच्चों को देना, उसकी पकवाई जो है वो बच्चों को देना, और आंगनवाड़ी में जो जो चीज़ें आती है उसकी सख्त तरीन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी को मैं कहूँगा कि तुम सख्त से सख्त इंक्वायरी करो, या तो फिर हम ये मानेंगे कि तुम भी इसमें शामिल हो या तुम भी इसमें चोरी में शामिल हो। एक भी चीज़ जो सरकार भेजती है आंगनवाड़ी मार्फत, वहाँ के गली मोहल्ले के बच्चों को, औरतों को, हामला औरतों को कुछ नहीं मिलती। और तो और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को आती है वो कुछ नहीं मिलती है। बस थोड़ा सा खिचड़ी चावल पका लिया, बुला लिया आसपास के मोहल्ले के बच्चों को खिला दिया, हो गया काम। तो हम लोग ये लड़ाई करेंगे, शुरू करेंगे। रह गया चुनाव की बात, जो अब वो तो मालेगांव शहर में बेशुमार लोग उम्मीदवार आप लोग देख रहे हैं। कल बॉम्बे में पार्टी की मीटिंग है, पार्टी में पार्टी के जिम्मेदार लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, क्या हुक्म देते हैं मालेगांव शहर के हालात में उनके पास सामने पेश करूंगा। किस हालात में, किस तरह के हालात हैं, इस तरह के हालात में हमें उम्मीदवारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय तो ऐसी है कि फजूल खर्च करके पार्टी को कोई हासिल होने वाला नहीं है। आप लोगों को मालूम है किसकी क्या पोजीशन है शहर में। बहुत सारे लोग चीख पुकार करते हैं हमारी 1 लाख वोट है, कितनी वोट है। वो 24 तारीख को सबका दबदबा और दबा किसका क्या है वो सब दिख जाएगा। 24 तारीख को सब बिल में घुसेंगे। यहाँ पर जो आएगा 2 लोगों में जो मुकाबला चल रहा है उसके दरमियान में अब तीसरे भी है, चौथे भी है, अब हम 5वां आना कि नहीं आना वो मशवरा करेंगे हम पार्टी के बड़ों से, फिर उम्मीदवारी करेंगे नहीं करेंगे वो सोचेंगे। जनता दल के उस वक्त के बुलंद इकबाल जिम्मेदार थे और उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से पैक्ट किए थे।
MIM से नहीं किए थे। एक बात, अब वो मुफ्ती इस्माइल MIM में रहो, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, ये बात की बातें हैं। और उनका जो गठबंधन था वो 10 साल का था, इंतकाल हो गया। अब उस गठबंधन को वो लोग कायम रखते नहीं रखते, हम चाहेंगे कि कारपोरेशन चुनाव में और असम्बली में अगर गठबंधन होता है तो अच्छी बात है। वैसे तमाम सूरत हाल में बॉम्बे में रखूँगा, वो क्या इजाज़त देते हैं, क्या हुक्म देते हैं, उसके मुनासबत से यहाँ काम किया जाएगा। क्योंकि पीछे जो 2017 की बात है, वो 2017 में जनता दल और मुफ्ती इस्माइल ने जब पैक्ट किए थे तो उस वक्त जनता दल की 6 सीट आई थी और एक 7वें आज़ाद मेंबर आए थे, मंसूर कारपोरेटर, इंतकाल हो गया बेचारों का, तो 7 लोग आए थे। तो आज के हालात क्या हैं क्या नहीं है वो सब मैं पार्टी के लोगों को पेश करूंगा, और गठबंधन करना नहीं करना, क्या लाएमल देते हैं, क्या हुक्म देते हैं, क्या बात बताते हैं, फिर उसके बाद मालेगांव शहर में हम लोगों के सामने बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। उनका साथ देना नहीं देना, किसका साथ देना किसके साथ नहीं देना, वो सब बॉम्बे के अंदर हम बातचीत करें। कल ही मीटिंग है उसकी, इत्तेफाक से सुबह 11 बजे मैं रात में निकलने वाला हूँ उसके लिए। हाँ, बीजेपी से पैक्ट है। देखो, कोई मुझको ये बताए कि निहाल अहमद पूरी ज़िंदगी क्या फ़िरका परस्ती से उन्होंने कभी समझौता किया है? उन्होंने हमेशा फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई करे हैं। और जनता दल का किसी के साथ पैक्ट करना कोई आज नई बात नहीं है। और सोशलिस्ट टोशलिस्ट जो लोग बोलते होंगे ना मालेगांव में, सोशलिस्ट टोशलिस्ट कोई है वह नहीं, सब फालतू बात है। सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जब इसका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और दीगर तमाम पार्टियों का जनसंघ का साथ में मिलाकर जनता पार्टी बनी, उस वक्त सोशलिस्ट खत्म हो गई। सोशलिस्ट नज़रियात के लोग ज़िंदगी भर सोशलिज्म पर कायम रहे, वो हमेशा कायम रहे। समाजवाद विचारधारा के लोग जो है वो उस पर कायम रहे। जैसे मुलायम सिंह यादव थे, आज अखिलेश नहीं है। अखिलेश अगर होते तो फिर मुजफ्फरनगर जल रहा था तो क्या किया उन्होंने? आज बहराइच में मुसलमानों के ऊपर ज़मीन तंग हो गई है और मालेगांव शहर में आकर वो जलसा कर रहे हैं। उनको वहाँ के मुसलमानों के आंसू पोंछना चाहिए, यहाँ आकर जलसा करते हैं। तो निहाल अहमद साहब 1991 में जब जनता दल बनी VP सिंह की, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट किया। मालेगांव शहर में इवन 91 में के चुनाव जो म्यूनसिपलिटी का हुआ है, आपको मैं बता दूं, ये तारीखी बात है कि मालेगांव में जनता दल और बीजेपी पैक्ट होकर चुनाव हुआ है 1991 का। म्यूनसिपलिटी के रिकॉर्ड में देख सकते हो। मतलब बताने का यह है कि वक्त पर हालात के तहत मालेगांव में, बॉम्बे के अंदर रियासती सतह पे, शहरी सतह से, मुल्की सतह से किस पार्टी के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये पार्टी के बड़े जिम्मेदार फैसला करते हैं। लेकिन मुकामी तौर से हमने क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना, इसका फैसला करने का इख्तियार मुकामी लोगों को होता है। सिर्फ ये होता है कि ऊपर के लोगों से राय ले ली जाए, उनसे सलाह मशवरा कर लिया जाए। तो निहाल अहमद साहब जिंदगी भर जनता दल का पैक्ट हमेशा फिरका परस्त पार्टियों से रहा। लेकिन कोई बता दे मुझको कि या क्या वो फिरका परस्त थे, क्या वो फिरका परस्त के खिलाफ लड़ाई करते थे? तो जो वो किए थे वो हम करने वाले हैं। वो पैक्ट किसी से भी करे। देवेगौड़ा साहब, कर्नाटक के क्या हालात है, किन हालात पर उन्होंने वहाँ पर समझौता किया है, ये तो उनको मालूम, हम तो वहाँ रहते नहीं हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो है, अगर वो कह ले कि भाई दूध की धुली है, सेकुलर है, तो बता दे वो सेकुलरिज्म का कोई नमूना बता दे। वे अभी बहराइच के बारे में क्या किया उन्होंने? पूरे मुल्क में राहुल गांधी दौड़ते हैं, पूरे मुल्क में राहुल गांधी दौड़ भाग कर रहे हैं। मुसलमानों के बारे में इनके पास एक आंसू नहीं है, एक अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, काहे कि सेकुलर है। और जितना फसाद इन्होंने
इनके दौर हुकूमत में हुआ है, पूरे मुल्क में कभी नहीं हुआ है। इवन नरेंद्र मोदी के राज में भी इतना नहीं हुआ है जितना कांग्रेस के राज में हुआ है। बताते बैठे एक किताब कम पड़ेगी, इतना ज़्यादा फसाद इन्होंने कराया है और हमेशा इन्होंने फिरका परस्तों को सह दिया है। काहे के सेकुलरिज्म बनते हैं ये लोग। तो पार्टियों का एक दूसरे से मेल मिलाप ये होते जाते रहता है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हम अपनी रविश से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। तजुर्बे की बात जो है ना पूछ रहे हो, तो फिर वैसे तजुर्बे की बात ना पूछते तो अच्छा रहता, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल ने कहा वो सवाल जवाब उनको ही देना चाहिए था। लेकिन जो तजुर्बे की बात कह रहे हो ना, देखो कहीं भी चुनाव होता है 90% जो है चुनाव दो लोगों के दरमियान में रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरा भी थोड़ा दौड़ में आ जाता है, चौथा भी दौड़ में आ जाता है। जैसे 2019 का विधानसभा का चुनाव धुलिया में हुआ, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा वोट का फर्क था 4 उम्मीदवारों का। वरना अक्सर ऐसा होता है कि 2 उम्मीदवारों में खास फाइट होती है, तीसरा उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलती है और चौथे उम्मीदवार को बहुत ही कम, पाँचों उम्मीदवार 1000 में नहीं पहुँच पाते। तो अब वो बातें जो कहे हैं तो तुम तजुर्बे की बुनियाद पे कहे हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आमतौर से चुनाव में यही होता है कि कम से कम 2 लोगों के दरमियान में मुकाबला होता है, तीसरा मुकाबला बहुत कम देखने में आता है। मालेगांव में भी शायद वैसा ही हो, इस बुनियाद पर वो कह दिए होंगे। अब उनका कहना ज़्यादा अहम बात तो ये थी कि उनसे पूछते, बहरहाल आपने पूछ लिया तजुर्बे की बात, तो मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ।